नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, लास्ट मैच की ग्रैंड लीग का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि स्टार्टिंग की जो 2 मैचेस की वीडियो हमने बनाई थी उसको लेकर काफ़ी सारे लोग नाराज़ थे। अब नाराज़ क्यों थे? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, उम्मीदें मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने पहले उनको बहुत सारा डेटा, बहुत सारा एनालिसिस दे चुका हूँ। तो जो मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई थी ना, उसमें सिर्फ मैंने आपको अपने प्रेडिक्शंस दिए थे। अब कल मैंने मेहनत की, दोबारा से सारा डेटा इकट्ठा किया, नया रिकॉर्ड आपके लिए लेकर आया हूं और आप लोगों से मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको ध्यान से सुनकर एक सही कॉम्बिनेशन अपने लिए तैयार कर लोगे। दोस्तों, ये जो सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं इसका मुझे कोई पर्सनल फायदा तो है नहीं। मैं चाहता हूं कि एकमात्र जो मेरा टारगेट है कि आप लोग जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना किसी के खाते में ये ग्रैंड लीग लग जाए। और अगर मेरी एक भी लाइन आपके दिमाग को हिट करती है और उससे आपको फायदा मिलता है ना, बस यही मैं चाहता हूं। इसीलिए वीडियो को देख लो और थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में, और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब और गुजरात के इस मैच के बारे में, और जो जो चीजें बताई जा रही है उनको ध्यान से देख लेना। एक और चीज, जो हमने डिटेल वीडियो डाला है ना उसको जरूर जाकर देख लेना, क्योंकि डिटेल वीडियो में मैंने आपको ग्राउंड रिकॉर्ड दिखा देता हूं, प्लस आपको प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड मिल जाते हैं और उसके अलावा आपको वहां पे प्लेयर का रीसेंट फॉर्म पता चल जाता है। तो काफी सारी चीजें जो हम डिटेल वीडियो में डालते हैं उसको देख लेना, उसके बाद यहां आना, दोनों वीडियो को मिलाना, फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार कर लोगे। तो चलिए, सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो हमारी फाइनल टीम है ना दोस्तों, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो अभी जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो आप चाहे चले जाओ वीडियो के कमेंट में, जो पहला लिंक आपको मिलता है ना कमेंट में मैंने पिन किया हुआ है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, जाकर उस पर क्लिक करो और हमारे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले वेन्यू के बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा गला फिर से ठीक हो गया है, पिछले 2-4 दिन से बहुत खराब था, लेकिन अब वापसी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में यह मैच होने वाला है। यहाँ का विकेट है ब्लैक सॉइल वाला। नॉर्मली यहाँ पर आपको बल्लेबाज अच्छा करके दे जाते हैं, लेकिन फिर भी बाकी जो दूसरे ग्राउंड है ना उनके मुकाबले यहाँ पे रन कम बनते हैं। जो आपने दूसरे ग्राउंड देखे ना जहाँ पे आपको 200, 250, पौने 300 रन देखने मिलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो जनरली स्कोर बनता है वो 170, 180, 190 का स्कोर होता है। ये नॉर्मल स्कोर है यहाँ का। आप ये मत समझना कि पिछले 2-3 मैचेस में 250 रन बन गए तो यहाँ पर भी 250 का ही स्कोर आएगा। तो पहला माइंडसेट यहाँ पे क्लियर करो कि 250 आएगा, ज़रूरी नहीं है। स्कोर बनेगा कितना, एक्सपेक्टेड जो स्कोर है मेरे हिसाब से 185, 190 का स्कोर, और थोड़ा अच्छा कर जाओगे तो 200 बना लोगे। अब डायमेंशन की अगर बात करें तो लगभग 70 मीटर की आपको बाउंड्री मिल जाती है सामने की तरफ, और लेग और ऑफ में लगभग 65 टू 70 मीटर की बाउंड्री देखने मिलती है। और यहाँ पे नॉर्मली ऐसा होता है कि फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेट मिल जाते हैं। एक और ख़ास चीज़ है कि सेकंड इनिंग में ड्यू आता है। अब ड्यू आने की वजह से आपको एक खास चीज़ देखने मिलेगी। ये जो पिछले साल इस मैदान पर मैचेस खेले गए थे ना, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने क्या स्कोर किया, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने क्या स्कोर किया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखना एक चीज़, पहले तो ये कि सारे के सारे मैचेस, सिर्फ एक ये मैच छोड़ दो और एक ये वाला मैच छोड़ दो, सारे मैचेस जो है ना वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है ना, हमारे लिए मेन फोकस वो टीम है, क्योंकि उसके चांसेस जीतने के ज़्यादा हैं। अब अगर मैं आपको पहले मैच की बात करूं, जो पिछले साल इस मैदान पर पहला मैच हुआ था, उसमें ओपनर्स ने बनाया 19 और 31 रन, फिर आया 45 का स्कोर जो कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने बनाया, फिर 17 का स्कोर आया, फिर 12, फिर 6 और फिर 22। स्कोर कोई बहुत बड़ा नहीं बना, अगर आप एक नॉर्मल एवरेज देखोगे तो 165, 168 के आसपास का स्कोर है। फिर यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन ईशान किशन 0 पर आउट हुए, फिर 43 का स्कोर आया, ओपनर में एक 40 आ गया था, फिर 20, 46, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने 25, 11, 11 और 1 का स्कोर किया। अब ऐसे एक एक करके बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं आपको एक लॉजिक दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा लॉजिक है। अब कुछ मतलब जो मेन पॉइंट्स है ना, मैं उन पे आपका फोकस करूंगा। चीज़ें क्लियर होती जाए ना तो बस लाइक करते जाना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो,
ये पूरा मैच निकल गया, एक भी 50 नहीं हमने देखा। ये वाले मैच में देख लो आप, दूसरा जो मैच आया था इसमें भी एक भी 50 नहीं आया। तीसरा मैच एक 89 का स्कोर आया था शुभमन गिल के बैट से। फिर यहां पे देख लोगे एक 50 यहां पर आया था 61 रनों का, ये शायद शशांक सिंह का स्कोर है और ये मैच शशांक सिंह ने जिताया था, जिसमें मतलब बिल्कुल टक्कर अच्छी हो गई थी। फिर जीटी के इस मैच में देखो एक भी 50 नहीं आया। फिर यहां से देखोगे एक भी 50 नहीं है। फिर यहां एक 50 आया 84 और एक 58 का स्कोर, ये साई किशोर ने बनाया था। और मेरे हिसाब से ये जो चौथे नंबर पे कौन बैटिंग करने आया था जीटी की तरफ से भूल गया, यहां से एक 100 आया था और ये बनाया था विल जैक्स ने। फिर जीटी की तरफ से ये 200 आ गए और यहाँ पे आपको 250 देखने मिल गए और यहाँ पे हालांकि लास्ट में आके कुछ 50 हमें लगातार देखने मिले। मतलब स्टार्टिंग के जो मैचेस हुए थे ना उसमें ओवरऑल सिर्फ एक ये 89 का स्कोर आया था। स्टार्टिंग के 4 मैचेस में आप अगर देखोगे 8 इनिंग निकल गई थी। कितनी इनिंग? 8 इनिंग। 8 इनिंग में सिर्फ एक 50 हमें देखने मिला था। तो ये चीज़ आप समझो कि भैया ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको पहले ही मैच में 80, 90 या 100 देखने मिल जाए और 200, 250 का स्कोर हो जाए। ये थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है मेरे को, जैसा पहले हुआ था। अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग के 4 मैचेस हैं। अब चला क्या है रिकॉर्ड के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस देखें तो भैया ओपनर में क्या स्कोर रहा, यहां से यहां तक सिर्फ 100, यहां से यहां तक एक 89 और ये 104 था। या तो दोनों फ्लॉप हुए हैं, देखो यहां पे दोनों फ्लॉप, यहां पे दोनों फ्लॉप, यहां पर दोनों फ्लॉप और यहां पर भी दोनों फ्लॉप। सिर्फ एक मैच यहां था जिसमें दोनों ने स्कोर किया और एक मैच में 89 आया था जिसमें एक ने स्कोर कर दिया और 31 भी अगर मैं मान लूं कि हाँ ठीक है ड्रीम टीम में आ गया तो इसको चला हुआ मान लेता हूं। मतलब 1, 2, 3, 4 तो बहुत हाई चांसेस हैं कि दोनों ओपनर आपको जल्दी आउट होकर चले जाएं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी पहली इनिंग के अंदर। फिर नंबर 3 ने क्या किया है, 45, 29 ठीक है, 26 भी ठीक है, 12 बेकार, 84 ठीक है, 55 ठीक है। मतलब 2 मैचेस में 3rd नंबर का प्लेयर फ्लॉप हुआ, बाकी सभी में स्कोर किया है। तो अगर हम इसी के अकॉर्डिंग चलें तो 3 नंबर का प्लेयर पहली इनिंग में, ये फर्स्ट इनिंग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट इनिंग में 3 नंबर का प्लेयर आपके लिए ऑलमोस्ट जरूरी हो गया। फिर चौथे नंबर के प्लेयर ने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, 33 का स्कोर, एक 58 आया और यहाँ पे 2 और 9। अभी चौथे नंबर के प्लेयर की भी ऐसी कोई खास जगह बन नहीं रही है, यहाँ रिकॉर्ड पे काम कर लेंगे थोड़ा सा। अब नंबर 5, यहाँ पर भी दोस्तों नंबर 5 ने भी ऐसा कुछ खास नहीं किया, ना ही नंबर 6 ने ऐसा कोई खतरनाक काम किया कि जिसको लेना बिल्कुल कंपलसरी हो जाए। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो बैटिंग सेक्शन में या कह लो या फिर जो भी कहना है कि 3 नंबर का प्लेयर एकमात्र प्लेयर था जिसने यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किया है। अगर आप टॉप 4 लेके चलते हो तो टॉप 4 में 2 प्लेयर हैं, यहाँ टॉप 4 में सिर्फ 1 प्लेयर है, यहाँ टॉप 4 में 3 प्लेयर आ गए हैं। अगर 30+ मानो तो 2 प्लेयर हैं। ये वाला मैच तो खैर एक तरफा ही खराब गया था, यहाँ पर भी टॉप 4 में 2 प्लेयर चल गए और यहाँ पर भी आप देखेंगे टॉप 4 में 2 प्लेयर चल गए। मतलब ऊपर के जो 4 प्लेयर है ना पहली इनिंग में, उसमें से 2 प्लेयर का परफॉर्मेंस मिल जाएगा, 2 प्लेयर एक तरफा फ्लॉप होते हुए नजर आ सकते हैं आपको। अब आते हैं हम सेकंड इनिंग की तरफ। और हाँ दोस्तों, ये जो मैंने ब्लू किया हुआ है ना, ये ब्लू मैंने इसलिए किया है कि ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन के स्कोर है और जो वाइट है वो सारे राइट हैंड बैट्समैन थे। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने क्या किया है। एक 84 बनाया था, बाकी किसी भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने 50 का आंकड़ा टच नहीं किया और ये जो 84 बनाया था ये साई किशोर का था। अब यहाँ सेकंड इनिंग की बात करते हैं ना तो ओपनिंग पेयर पे आते हैं। सबसे पहले एक चल गया, यहाँ पे लगभग दोनों ने ठीक खेला, यहाँ लगभग दोनों फ्लॉप, एक ने 70 किया और यहाँ पे दोनों फ्लॉप। सेकेंड इनिंग में भी बिल्कुल वही कंडीशन है जो पहली इनिंग में थी। मतलब इस मैदान के ऊपर ना नई गेंद के साथ में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि ओपनर्स उतना बेहतर नहीं कर पाए। चाहे आप ये कह लो कि भाई दोनों ओपनर उतने बेहतर ना हो, चलो मान भी लें कि गुजरात के पास में उतने अच्छे ओपनर नहीं थे क्योंकि एक तरफ रिद्धिमान शाह बैटिंग किया करते थे, लेकिन अगर हम यहाँ देखें एमआई के पास में दोनों ओपनर बढ़िया थे। चलो पंजाब के पास नहीं था लेकिन डीसी के दोनों ओपनर अच्छे थे, आरसीबी के दोनों ओपनर अच्छे थे, चेन्नई के अच्छे थे और कोलकाता के भी बढ़िया थे। तो ओवरऑल देखे ना तो है दिक्कत तो हुई है। और अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 के प्लेयर ने सेकेंड इनिंग में ऑलमोस्ट हर मैच में स्कोर किया है, तो नंबर 3 का प्लेयर बेहतर है। साथ में नंबर 4 के प्लेयर ने भी सेकंड इनिंग में स्कोर किया है। तो सेकंड इनिंग में
ओपनर में से अगर एक रख लो जो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, ठीक है, बाकी 3 नंबर 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है, इन पे नज़र रखना। और यहाँ पर भी जो ब्लू है इन सभी ने लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ये यहाँ पर भी ब्लू वाले लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो दोस्तों ये हमने ग्राउंड के बारे में डिस्कस कर लिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको बताना क्या क्या चाहता हूँ। क्योंकि पहली इनिंग में भी टॉप 4 में से 2 प्लेयर चले हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप 4 के 4 प्लेयर रख लो, ऊपर के नहीं कर सकते आप। हाँ, स्मॉल लीग में करना पड़ जाए वो एक अलग बात है, क्योंकि आप वहाँ तय नहीं कर सकते कि आपको किसको छोड़ना चाहिए। लेकिन ग्रैंड लीग में तो हम रिस्क ले रहे हैं ना, तो वहाँ तो हम कर ही सकते हैं। फिर सेकंड इनिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी है। हाँ, ये भी है कि दोस्तों सारे कॉम्बिनेशन ऐसे तैयार मत करना, कुछ हम 4 से 5 कॉम्बिनेशन ऐसे तैयार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पिछले साल जो स्टार्टिंग के 3-5 जो मैचेस थे ना, उसमें सबसे ज़्यादा विकेट किन किन गेंदबाजों को दिए मिले थे। तो अगर आप देखेंगे राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने सभी मैचेस में 8 विकेट निकाले थे। राइट आर्म मीडियम को मिले टोटल 11 विकेट। चलो ये भी ठीक है कि हर एक टीम के अंदर 2 से 3 राइट आर्म मीडियम हो जाते हैं, इस वजह से राइट आर्म मीडियम के विकेट ज़्यादा होना ठीक है। लेकिन राइट आर्म फास्ट बॉलर बामुश्किल एक टीम में एक मिलता है। राइट आर्म फास्ट बॉलर जो लगभग 145 140 से ऊपर की गेंदें लगातार डालता हो, बामुश्किल एक गेंदबाज मिलता है। और उसने अगर 8 विकेट निकाले हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर राइट आर्म फास्ट बॉलर का थोड़ा जलजला भी है। और या फिर ये कह लो कि गुजरात की टीम ज़्यादा फंसी है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने। अब इसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है नहीं, लेफ्ट आर्म मीडियम को सिर्फ 1 विकेट मिला है, सिर्फ 1 विकेट लेफ्ट आर्म मीडियम को, और वो भी मिला था डीसी के खलील अहमद को। और बाकी अगर देखें पंजाब की तरफ से, जब पंजाब ने गेंदबाजी की थी तो पंजाब के भी लेफ्ट आर्म मीडियम को यहां कोई विकेट नहीं मिला, ठीक है। राइट आर्म ऑफ स्पिन, दोस्तों ये बैटिंग करने वाली टीम है, ये बॉलिंग करने वाली टीम है, मतलब यहां इन्होंने बॉलिंग की और इन्होंने यहां बॉलिंग की है, ठीक है, समझ लीजिएगा आप थोड़ा सा। ऑफ स्पिन को मिले हैं टोटल 3 विकेट्स, लेग स्पिनर को सिर्फ 2 विकेट मिले हैं, और चाइना मैन को सिर्फ 1 विकेट मिला था, और ऑर्थोडॉक्स को 3 विकेट मिले। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अगर किसी गेंदबाज का है इस मैदान पे तो वो है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग का। तो अगर कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर है तो उसको स्पेशली टीम के अंदर रख लीजिएगा। कागिसो रबाडा है एक तरफ, अगर दूसरी तरफ से फर्गुसन अगर खेलते हैं तो लोकी फर्गुसन को टीम में पटका जा सकता है। बाकी राइट आर्म मीडियम तो खैर जो नॉर्मली अच्छा करते हैं, जो डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, उन पे नज़र होगी। अब आते हैं हम सेकंड इनिंग पे। फिर से आप देखेंगे राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को 4 मिले, राइट आर्म मीडियम को 9 विकेट मिले, जो कि नॉर्मल सी बात है। लेकिन लेफ्ट आर्म मीडियम को टोटल 3 विकेट मिले, टोटल 3 विकेट। अगर आप देखें तो लगभग हर टीम के पास में अब वर्तमान में एक लेफ्ट आर्म तो हो जाता है, हर एक टीम के पास में लगभग है। तो लेफ्ट आर्म को थोड़े से कम विकेट मिले, 1 यहाँ और 3 यहाँ। अब इसके बाद राइट आर्म ऑफ स्पिन को विकेट नहीं मिला, लेग स्पिन को विकेट मिले हैं 3, चाइना मैन को विकेट मिले हैं 2, और ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिले हैं 3। ये इस मैदान की स्थिति रही है। तो इस मैदान के हिसाब से अगर चला जाए ना, तो हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा विकेट निकाले, मतलब सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है एवरेज वाइज राइट आर्म फास्ट का। सेकंड नंबर पे है राइट आर्म मीडियम, जिसको आप कह सकते हो कि हाँ इन्होंने बेहतर किया है। फिर जो बेहतर परफॉर्मेंस एक देखने मिला है वो ऑर्थोडॉक्स का है, ऑर्थोडॉक्स ने भी बढ़िया किया है। और इसके अलावा फिर आता है लेग स्पिन का नाम, लेग स्पिनर, और उसके बाद लेफ्ट आर्म मीडियम। तो इस क्राइटेरिया पे थोड़ा सा नज़र रखना। सबसे पहले राइट आर्म फास्ट बॉलर को प्रायोरिटी देंगे, फिर राइट आर्म मीडियम को, इसके बाद अगर ऑर्थोडॉक्स कोई अच्छा है तो उसको रख लेंगे, फिर आते हैं लेग स्पिन, और फिर है लेफ्ट आर्म मीडियम लास्ट में। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको आगे कारण भी दिखाऊंगा। दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ तो रही होंगी, और अगर आ रही हैं तो बस लाइक का जो बटन है वो दबा देना, साथ में वीडियो को शेयर कर देना। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो पर कम से कम 3000 लाइक आप लोग मुझे दे जाओ। अब ग्राउंड का रिकॉर्ड देख लेते हैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों का। वैसे देखा जाए तो बटलर ने इस मैदान पे बहुत अच्छी बैटिंग की है, 72 का एवरेज है। वैसी ही कुछ बैटिंग गिल ने की है, और वैसी ही कुछ बैटिंग साई सुदर्शन ने की है। अब ये टॉप 3 में ही बैटिंग कर रहे हैं, जबकि हम पीछे क्या देखते हैं कि टॉप 4 में से 2 प्लेयर चले हैं। अब एक तो फ्लॉप आ सकता है, अब किसका फ्लॉप का है दोस्तों, ये तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ इस पे तो रिस्क लेना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं मजबूरी फंसेगी आपकी, वो मजबूरी यहीं पर है।
अब नंबर 4 पे शाहरुख खान है, ये बंदा आपके लिए डिफरेंशियल बन जाएगा, कारण मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। फिर है महिपाल लोमरोर और राहुल तेवतिया। अब गेंदबाजी में अगर देखें ना तो राशिद खान ने 16 इनिंग में 19 विकेट निकाले हैं। ऐसा क्यों हुआ है? मैंने आपको बताया था कि स्पिनर के लेग स्पिनर चौथे नंबर पे आ रहा है हमारे लिए, तो चौथे नंबर के स्पिनर 16 में 19 उतना ही परफॉर्मेंस मिल पाएगा। फिर इसके बाद कगिसो रबाडा 4 पारी 6 विकेट। अब आप खुद देखें, लेग स्पिनर को हर 19 गेंद के बाद विकेट मिला, रबाडा को हर 16 गेंद के बाद में विकेट मिला है। समझ सकते हो रीजन। इसके बाद सिराज है 5 इनिंग 4 विकेट और प्रसिद्धि कृष्णा 4 इनिंग 7 विकेट। इनको हर 13 गेंद के बाद में इस मैदान पर विकेट मिला है। अब आते हैं हम दूसरी टीम की तरफ, पंजाब किंग्स। इन्होंने प्रभ सिमरन सिंह का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। श्रेयस अय्यर ने 1 में 58 किया, मैक्सवेल 4 में 49, स्टोइनिस के पास में 16 का बैटिंग एवरेज है, तो निहाल वडेरा के पास में 22 का है। अब गेंदबाजी देखेंगे तो हरप्रीत बरार, मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्थोडॉक्स को इस मैदान पर विकेट आए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनको हर 13 गेंद के बाद में विकेट मिला है। समझ रहे हैं आप रीज़न। फिर इसके बाद युजवेंद्र चहल को मिला है 6 इनिंग में 4 विकेट। लेकिन चहल और राशिद खान आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, कारण मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा। अब पहली चीज़ आप क्या देखो, इनका बैटिंग ऑर्डर देख लो। पॉसिबल है कि यही बैटिंग ऑर्डर होगा, और जो पॉसिबल चेंजेस हैं वो भी मैं बता देता हूं। जैसे कि बटलर और शुभमन गिल ओपन करेंगे, साई सुदर्शन नंबर 3 खेलेंगे, शाहरुख खान नंबर 4 आ सकते हैं, और अगर ये 4 नंबर ना आए तो वॉशिंगटन सुंदर प्रमोट हो सकते हैं। बाकी तो सारे हिटर हैं, तो ये सब नीचे ही मिलेंगे। और अगर शाहरुख खान नंबर 4 खेलते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेयर बन जाएंगे। इनका कारण मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। ग्लेन फिलिप नंबर 5 आ सकते हैं, महिपाल लोमरोर नंबर 6 और राहुल तेवतिया नंबर 7 पर मिल जाएंगे। गेंदबाजी में राशिद, रबाडा, सिराज और प्रसिद्धि कृष्णा इनके पास में मौजूद हैं। अगर कोई नया प्लेयर गेंदबाजी में आएगा उसका रिकॉर्ड मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। अब जरा समझिए कुछ नए तरीके से रिकॉर्ड को, और अगर ये जो नया तरीका अच्छा लगे तो बस कमेंट करके बता देना, नहीं तो इसको भी बंद करके कुछ नया ट्राई करेंगे। बस आपको जिताना है, कैसे ही करके मुझे आपको जिताना है। पहला नाम है जॉस बटलर का। जॉस बटलर सबसे अच्छे साबित हुए हैं पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए पिछले 1 साल के अंदर। और इनको आप एक चीज देखना, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने आउट नहीं किया, 21 बॉलें खेली है इन्होंने। पिछले 1 साल की बात कर रहा हूं मैं। ना ही इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट किया, और ऑर्थोडॉक्स ने 1 बार आउट किया है। राइट आर्म फास्ट ने भी आउट नहीं किया। राइट आर्म मीडियम ने 5 बार आउट किया, लेकिन कितनी गेंदों में? 100 गेंदों में। 100 गेंद ऑलमोस्ट 20 ओवर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेग स्पिन ने 30 गेंद में 2 बार आउट किया, मतलब हर 15 गेंद के बाद में आउट कर दिया। तो ये जरूर ठीक दिक्कत है। अब यहां समझो आप, मैंने ओवर भी लिखे हुए हैं कि अर्शदीप सिंह लेकर आएंगे पहला ओवर। लेफ्ट आर्म मीडियम को आउट नहीं, इन्होंने लेफ्ट आर्म मीडियम ने इनको आउट नहीं किया। फिर मार्को जेनसेन दूसरा ओवर, लेफ्ट आर्म मीडियम कह लो, फास्ट कह लो, इन्होंने भी इनको लेफ्ट आर्म ने आउट नहीं किया। और आप यहां पे देखो, अर्शदीप सिंह इनको 1 बार आउट कर पाए हैं 16 गेंदों में, और मार्को जेनसेन 28 गेंदों में आउट नहीं कर पाए। तो मतलब अगर इन दोनों में से किसी को विकेट मिल जाए गलती से बटलर का, तो वो सिर्फ लक कह सकते हो, प्योर लक। मतलब अगर आप क्रिकेट को हम एनालिसिस ही करते हैं दोस्तों, मुझे पता है कि मैं ये पर्टिकुलर गेंदबाज नहीं खेल पाऊंगा तो नहीं खेल पाऊंगा, दिक्कत है मुझे। सबको पता होता है, जो भी क्रिकेट खेल रहा है उसे पता है कि भाई मैं इस गेंदबाज को अच्छा खेलता हूं, मैं इस गेंदबाज को अच्छा नहीं खेल पाता, मैं इस एरिया में अच्छा खेलता हूं, मैं इस एरिया में अच्छा नहीं खेल पाता, मैं लेग स्पिन अच्छा खेलता हूं, मैं ऑफ स्पिन बेकार खेलता हूं, ये सबको पता रहता है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये इनको लेफ्ट आर्म मीडियम से दिक्कत नहीं हुई, ना ही इनको फास्ट बॉलिंग से दिक्कत हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे इस टीम के पास में तो खैर फास्ट बॉलर है ही नहीं सामने वाली टीम के पास में। फिर अब अगर राइट आर्म मीडियम ने 5 बार आउट किया है, तो राइट आर्म मीडियम से हम चलो माने कि मार्कस स्टोइनिस ने 40 गेंदें डालकर इनको 2 बार आउट कर दिया है, लेकिन स्टोइनिस पावर प्ले में तो नहीं आएंगे। और चहल ने आउट किया है और परेशान भी किया है, क्योंकि स्ट्राइक रेट 98 का है, और हमने बात भी की है कि लेग स्पिन दिक्कत देगी। मतलब अगर चहल को ये विकेट मिलता है, मान लीजिए कि चहल को ये विकेट मिलता है, तो ये मिलेगा लगभग या तो 6वें ओवर में या 7वें ओवर में या 8वें ओवर में, क्योंकि चहल इसी नंबर पे गेंदबाजी करने आएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 6वां, 8वां, 14वां और 16वां ओवर जो है वो चहल को मिल सकता है। तो पहली टेंशन खत्म, बटलर आपकी टीम में फिट बैठना चाहिए, मतलब ड्रीम टीम वाला परफॉर्मेंस आ सकता है। चूंकि विकेट कीपर भी है तो डबल बेनिफिट। नंबर 2,
आपको मिलते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जनरली सेकंड इनिंग में ज्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है। अब इनको भी लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट नहीं किया, ना ही ऑर्थोडॉक्स ने आउट किया। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने 1 बार किया है, राइट आर्म मीडियम ने 5 बार किया है, वो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि लेग स्पिन ने 23 गेंदों में 4 बार आउट कर दिए, मतलब हर 6वीं गेंद पे लेग स्पिनर ने इनको आउट किया है। मतलब ये विकेट भी जाने के चांसेस किसके पास ज्यादा है? चहल के पास। चहल कहाँ गेंदबाजी करते हैं? 6वें 8वें नंबर पे। अब बात यह कि लगातार 2 विकेट तो नहीं जाएंगे, या तो चहल का, या तो गिल का चला जाएगा या बटलर का चला जाएगा। तो मतलब 1 विकेट ही हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि चहल को 6वें 8वें ओवर में 1 विकेट मिल सकता है। अब इसके बाद अर्शदीप ने 51 गेंदें डाली हैं लेकिन सिर्फ 1 बार आउट किया है, और मार्को येंसन ने 30 गेंदें डाली हैं लेकिन आउट नहीं किया। और ये दोनों पावर प्ले के स्टार्टिंग के 4 से 5 ओवर डाल जाएंगे। 3 बार आउट कर चुके हैं युजवेंद्र चहल। तो अगर कंपेयर किया जाए बटलर और गिल में, तो गिल के आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। फिर है इसके बाद कुलदीप सेन ने तो खैर आउट नहीं किया, ना ही हरप्रीत बरार ने इनको आउट किया। क्यों? क्योंकि ऑर्थोडॉक्स को तो ये वैसे भी अच्छा खेलते हैं। फिर स्टोइनिस ने भी आउट नहीं किया, और ना ही मैक्सवेल ने आउट किया है, मतलब मैक्सवेल ने 1 बार आउट किया है। तो यहाँ से चहल की एंट्री तो हमें पक्की नजर आ रही है। ऊपर से ये दोनों ओपनर्स की भी जगह है, क्योंकि 7वें 8वें ओवर तक ये खेलने के चांसेस हैं। चूंकि हम ये देख रहे थे कि नई गेंद से विकेट आए हैं, लेकिन अगर आपकी कमजोरी वाला गेंदबाज नहीं है सामने वाली टीम में, तो फिर यही बात बनती है कि हम उन दोनों ओपनर्स को पटक के चल सकते हैं। अब आते हैं हम साई सुदर्शन पे। साई सुदर्शन ने दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की है, ठीक। अब क्या है, चाइना मैन को इन्होंने विकेट नहीं दिया, लेफ्ट आर्म को इन्होंने भी विकेट नहीं दिया, ऑर्थोडॉक्स को भी ऐसा कोई खास नहीं है। हाँ, इनको राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने परेशान किया है, हर 19वीं गेंद के बाद में 1 बार आउट कर दिया। और राइट आर्म मीडियम ने 165 गेंद में 9 बार आउट किया। 165 गेंद मतलब समझ रहे हो, लगभग 28-29 ओवर बैठ रहे हैं। 28-29 ओवर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेग स्पिन ने 62 गेंद में 2 बार आउट किया है, तो इनकी कोई खास परेशानियां नहीं है। लेकिन अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 1 बार आउट किया है 20 गेंदों में। फिर चहल ने तो खैर आउट नहीं किया। मार्को येंसन ने 18 गेंदों में 1 बार आउट किया है, और कुलदीप सेन ने 1 में 0। अगर ओपनर ही आउट नहीं हुए स्टार्टिंग के 6 ओवर में, तो फिर इनके ओवर तो स्टार्टिंग में खत्म है। अब हमें देखना है मिडिल ओवर्स में, कोई मिडिल ओवर वाला गेंदबाज इनको परेशान कर सकता है क्या? तो कुलदीप सेन ने इनको 1 गेंद डाली थी और उसमें इनको आउट कर दिया था। इसके बाद स्टोइनिस और मैक्सवेल है और चहल मिलते हैं, तो दिक्कतें उतनी नहीं है। मतलब यहां से आपको एक अच्छी पारी देखने मिल जाएगी। अब आते हैं हम नंबर 4 पे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये तीनों ओपनर ना जगह बना रहे हैं, और साथ में जगह बना रहे हैं चहल। तो 4 खिलाड़ी हमें मिल रहे हैं ऐसे जो टीम में होना चाहिए। अब नंबर अगला है शाहरुख खान का। शाहरुख खान जनरली पहले बैटिंग करते हुए अच्छा कर जाते हैं। अब इनकी दिक्कत क्या है, वो जरा वो समझते हैं। इनको दिक्कत हुई है कि लेफ्ट आर्म मीडियम ने इनको 2 बार आउट कर दिया, वो भी 23 गेंदों में। अब यहां पर अगर मतलब जब ये बैटिंग करने आएंगे ना, ऑलमोस्ट 12वां या 14वां ओवर चल रहा होगा, और 14वें ओवर के आसपास आपको कौन मिल सकता है? एक तो चहल मिल जाएंगे, अगर येंसन से 1 ओवर करा लिए जाए तो ये मिल जाएंगे, और अगर अर्शदीप से करा ले तो ये मिल सकते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों डेथ ओवर में आएंगे। तो स्पेशली अगर लगा दिया जाए तो अलग बात है। बाकी चहल ने भी इनको दिक्कत दी है, 14 गेंदों में आउट कर दिया। तो चहल के पास में कम से कम 2 विकेट का मौका यहां बनता है, और मैक्सवेल साथ में 14, स्टोइनिस ने इनको गेंदबाजी नहीं की है। तो देखा जाए तो बस एक वही दिक्कत है कि इनको लेफ्ट आर्म से दिक्कत है, मतलब 1 विकेट लेफ्ट आर्म के खाते में आना चाहिए अगर ये डेथ ओवर तक खड़े रह जाते हैं तो। अब ये पहले बैटिंग करते हुए इंपैक्टफुल इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एक तो पिंच हिटर है, प्लस राइट आर्म मीडियम से इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगला नाम ग्लेन फिलिप पे। ग्लेन फिलिप, जिनको ऑफ स्पिनर ने 85 गेंदों में 6 बार आउट कर दिया, राइट आर्म मीडियम ने 41 में 2 बार, और इन्होंने ज़्यादा किसी की गेंदें खेली नहीं है, तो ये अनएक्सपेक्टेड रहने वाले। पर जो मैंने इनका अंतर्राष्ट्रीय का रिकॉर्ड देखा है वो ये है कि ये बैकफुट खेलते हैं जब कोई स्पिनर इनके सामने आता है। तो यहाँ पे मैं हरप्रीत बरार से उम्मीद कर जाऊँगा कि ये विकेट जो है ना बरार निकाल दें। इस ग्राउंड पर ऑर्थोडॉक्स को अच्छे विकेट मिले भी हैं, तो मैं बरार को काउंट कर रहा हूँ कि 1 विकेट जो ग्लेन फिलिप का है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब अगला नाम है किसका? महिपाल लोमरोर का। लोमरोर दिक्कत है इनको ज़्यादा, एक तो लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ही 10 गेंदों में आउट हो चुके हैं 1 बार। फिर
राइट आर्म फास्ट के सामने भी दिक्कत, राइट आर्म मीडियम से भी समस्या। और चहल ने इनको 3 बार पहले भी आउट किया, अर्शदीप सिंह ने 11 गेंदों में आउट कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब फाइनली अर्शदीप सिंह की जगह बनती है डेथ ओवर के लिए, पावर प्ले के लिए अर्शदीप सिंह की जगह नहीं बन पाएगी। अगर 18वां और 20वां ओवर अर्शदीप को मिलता है, जिसके चांसेस मैं मान के चल रहा हूं, और इसीलिए यहां पे, और अगर उसमें भी ये विकेट अगर येंसन खा जाएं तो फिर इनके लिए वो भी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि अगर येंसन को मिल गया तो फिर येंसन हो जाएंगे। अब अगले नंबर पे आते हैं और बात करते हैं राहुल तेवतिया के बारे में। राहुल तेवतिया ने क्या किया है भाई, 29 और 23 के एवरेज को मेंटेन किया। इनको वैसे देखा जाए तो किसी गेंदबाज ने पर्टिकुलर आउट नहीं किया है, क्योंकि होता यह है कि ये लास्ट के 1 या 2 ओवर में आपको बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ तो ऐसा है कि जितने परफॉर्मेंस दे देंगे उतना ठीक है। अब चलते हैं हम सीधा दूसरी टीम की तरफ, जो कि है पंजाब की। पंजाब का बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा कि प्रभ सिमरन खेलेंगे, जॉश इंग्लिश ऑब्लिक अजमतुल्ला ओमारजई, इन दोनों में से कोई आपको एक खेलता हुआ नजर आ जाएगा। और अगर प्रभ सिमरन नहीं है तो फिर ओपन पॉसिबल है कि श्रेयस अय्यर कर लें, या फिर निहाल वडेरा भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो ये आपको देखने मिल जाएगा। ये पॉसिबल चेंजेस हैं जो मैं आपको अपडेट दे भी दूंगा टेलीग्राम पे। फिर आएंगे नंबर 3 पे अय्यर, नंबर 4 पे इन दोनों में से एक आ जाएगा, चाहे स्टोइनिस आ सकता है या मैक्सवेल आ सकता है। फिर आएंगे शशांक सिंह, और इसके बाद आपको मार्को येंसन और अजमतुल्ला ओमारजई मिल जाएंगे। तो ये आपको देखने मिल जाएगा। अब रही बात गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में आपको पीछे बता ही चुका हूं कि कौन कितने ओवर की कहां कहां गेंदबाजी कर सकता है। अब हम सबसे पहले प्रभ सिमरन सिंह की स्थिति देखेंगे। समझ लेना, सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों जो जो चीजें बता रहा हूं, थोड़ी सी मेरी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा आपका लक, और दोस्तों कमाल का एनालिसिस आपको जीएल जिताने में ही मदद कर पाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जब इन्होंने पहले बैटिंग की है तो ज़्यादा अच्छा खेला है। मैं आपको अपनी डिटेल वीडियो में बताता हूँ कि ये जो प्लेयर है ना, ये मिस और हिट वाला प्लेयर है। अब मिस और हिट वाले प्लेयर का मतलब आपको यहाँ समझ में आएगा। कहाँ समझ में आएगा, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ देखें आप, हर एक गेंदबाज ने आउट किया है, एक सिंगल गेंदबाज ऐसा नहीं है जिसने इनको आउट नहीं किया है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ना कि वॉशिंगटन सुंदर प्रसिद्धि कृष्णा ने 11 गेंदों में आउट कर दिया, रबाडा ने इनको 2 गेंद डाली है और 1 बार आउट कर दिया है। मतलब ये जो पावर प्ले में आएंगे ना रबाडा, दूसरा ओवर लेके या पहला ओवर लेके, तो चांसेस है कि प्रभ सिमरन सिंह का विकेट निकाल दें, क्योंकि ये मिस और हिट वाला प्लेयर है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, हर एक गेंदबाज आउट कर चुका है, मतलब कोई भी आकर विकेट निकाल सकता है, बड़ी बात नहीं है। नंबर 2, हालांकि पहले बैटिंग करते हुए अच्छा कर लेते हैं। नंबर 2 पर है जॉश इंग्लिश, जिनका सेकंड इनिंग में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहा है। इनको राइट आर्म मीडियम ने बहुत परेशान किया है, और राइट आर्म मीडियम कौन है यहाँ पे, मोहम्मद सिराज, इसके अलावा प्रसिद्धि कृष्णा, ये 2 यहाँ पे राइट आर्म मीडियम मौजूद हैं। हालांकि इन्होंने इसको कभी पहले गेंदबाजी नहीं की है, और 68 पे 7 बार आउट किया, तो 1 विकेट आप यहाँ पर मान के ऑलमोस्ट चल सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो दोनों ओपनर है ना, इनके लिए मुसीबतें थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। अब अगला जो नाम आपको मिलता है वो है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर का अगला नाम है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने पहले, खैर इनका पिछला साल उतना अच्छा नहीं गया था, इसलिए आपको ये रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब नजर आ रहा होगा। आप इस रिकॉर्ड को हटाओ, आप बस ये देखो कि इनको राइट आर्म मीडियम ने 6 बार आउट किया ऑलमोस्ट 18वां ओवर में, और लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है बहुत। 59 गेंदों में 5 बार आउट हो चुके हैं। स्पिनर कोई भी आ जाए उसने कोई दिक्कत नहीं दी है, चाहे लेग स्पिनर हो, चाहे राइट आर्म फास्ट हो, चाहे ऑर्थोडॉक्स हो, स्पिनर से समस्या नहीं है। अब सामने वाली टीम के पास जब ये बैटिंग करने आएंगे, मतलब या तो दूसरे या तीसरे ओवर में आ जाएंगे, या तो ऐसा होगा कि भाई दूसरे ओवर में ही बैटिंग आ गई, और दूसरे ओवर में बैटिंग आती है तो कौन मिलेगा, रबाडा मिल जाएंगे, सिराज मिल जाएंगे, कृष्णा मिलेंगे। तो सिराज ने तो 2 बार आउट किया है, मतलब ये रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे सिराज की जगह मेरे नज़र में बन तो नहीं रही थी, लेकिन अब ठीक है, 1 विकेट के लिए तो कम से 2 विकेट तो मैं मान के चल रहा हूँ अब सिराज के, ठीक है। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने 2 बार आउट कर दिया, और 2 बार आउट किया है राशिद खान ने। हालांकि गेंदें इन्होंने 77 ली है, इन्होंने 24 गेंदें ली हैं। किसने, वॉशिंगटन सुंदर ने। तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे, चूंकि पिछले साल इनका गंदा फॉर्म था, तो ये रिकॉर्ड को थोड़ा सा मैं साइड कर रहा हूँ, और मैं अय्यर को अगर रख रहा हूँ तो मैं सिराज से विकेट नहीं मान रहा हूँ उनका, ठीक। फिर आता है नाम ग्लेन मैक्सवेल का। ग्लेन मैक्सवेल चूंकि पहले बैटिंग करते हुए 34 का एवरेज है, गेंदबाजी में 11 विकेट शामिल हैं,
और क्या किया है इन्होंने, इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने 2 बार आउट किया, लेकिन 45 गेंदों में दिक्कत नहीं है। 116 गेंदों में 7 बार इनको राइट आर्म मीडियम ने और ऑफ स्पिन और लेग स्पिन ने इनको परेशान किया है। भाई अब दिक्कत बन गई कैसी कि राशिद खान आ जाएंगे जब ये बैटिंग करने आएंगे। कहाँ आएंगे बैटिंग करने, अगर ये 6 से लेकर 16 ओवर के बीच में आते हैं, या फिर ये कह लो कि बचा कर रखा जाएगा, जैसे ही मैक्सवेल आएंगे वैसे ही राशिद खान आएंगे। तो ये चीज़ तो है, तो मतलब 1 विकेट राशिद खान को यहाँ मिलने के चांसेस है, 1 विकेट आगे और मिल जाएगा, तो 2 विकेट राशिद खान के भी मान रहा हूँ मैं। और प्रसिद्धि कृष्णा 16 में 14 विकेट, और रबाडा इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं। सॉरी माफ कीजिएगा। अब मार्कस स्टोइनिस का देखा जाए ना तो सिर्फ एक ऑफ स्पिन ने परेशान किया है, इनको भी लेग स्पिन ने दिक्कत दी है। मतलब जो मैं राशिद खान के विकेट जोड़ रहा था ना वो यहां था माफ कर देना 44 में 51 और 4 बार आउट है, 115 का स्ट्राइक रेट आपको देखने मिलता है। बाकी गेंदबाजों ने इतना कुछ खास परेशान किया नहीं है, मतलब अगर ये विकेट आएगा तो राशिद खान को मिल जाएगा, और जनरली सेकंड बैटिंग करते हुए अच्छा कर जाते हैं। अब यहां पर तो थोड़ा सा लक के साथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस नंबर पर बैटिंग करेंगे ना उसी नंबर पर राशिद खान गेंदबाजी करने आ जाएंगे। अब अगला नाम है शशांक सिंह का। ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं है, सभी को अच्छा खेला है और सभी को अच्छा पेला भी है। माफ़ कर दो यार दोस्तों, 2-3 दिन की और समस्या बची है बस, ठीक है। अब वो हाईली सिलेक्टेड प्लेयर जिनके फेल होने के चांसेस हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक की जितनी भी चीज़ें हैं ना आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब ज़रा देखेंगे आप, तो क्या है कि भाई मैक्सवेल को मैंने राशिद खान की वजह से रखा है। चांसेस हैं, ऐसे नहीं कह रहा कि 100% फेल हो जाएगा, ये नहीं है, कुछ चांसेस है और कुछ लॉजिक है, सीधी सी बात है। कैसा कि भाई राशिद खान जब ये बैटिंग करने आएंगे तभी बॉलिंग करेंगे, वो इनकी समस्या भी है, और पॉसिबल है कि विकेट आ जाए। फिर इसके बाद एक अर्शदीप सिंह की समस्या है कि पावर प्ले में तो विकेट के चांसेस 0 दिख रहे हैं मुझे। अब बचा डेथ ओवर, और अगर डेथ ओवर में 2 विकेट ना मिले और सिर्फ 1 विकेट मिलकर रह जाए तो फिर होगा ये कि दिक्कत हमें नहीं आने वाली, मतलब अगर आपने रिस्क लिया है तो। और अगर छोड़ ही दिया है अर्शदीप सिंह को तो फिर फायदा ही है आपको। तो ये चीज़ है। अब यहां से बात करते हैं पहले कॉम्बिनेशन के बारे में। कुछ कॉम्बिनेशन तैयार की हैं, कुछ कॉम्बिनेशन आपको रील पे मिल जाएंगे, कुछ आपको अपने शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। अब बटलर वाइस कैप्टन इंग्लिश है, साई सुदर्शन और शुभमन गिल। श्रेयस अय्यर को टीम में रख लिया, ओमार जई अगर खेलते हैं तो ठीक है। इसके बाद शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, कगिसो रबाडा, कप्तान चहल और सिराज मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन जिसमें बटलर मेरी टीम में है, वाइस कैप्टन शुभमन गिल है, स्टोइनिस कप्तान है मेरा, साई सुदर्शन, श्रेयस अय्यर, येंसन, मैक्सवेल, ओमार जई, शाहरुख, रबाडा और राशिद को टीम में रखा है। यहाँ से एक चेंज करके चहल को बढ़ा सकते हो अगर आप लोगों को ऐड करना है तो। इसके बाद दोस्तों जो अगला कॉम्बिनेशन है इसमें आपको देखने मिलेगा बटलर इंग्लिश हमारी टीम में है, शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर, साई सुदर्शन, शाहरुख, ओमार जई अगर खेलते हैं तो वाइस कैप्टनसी की बहुत अच्छी चॉइस है। और इसके बाद चहल, रबाडा, राशिद और स्टोइनिस को मैंने टीम में रखा हुआ है। यहाँ से बटलर इंग्लिश हैं, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, शाहरुख, कोएत्जी अगर खेलते हैं तो चांसेस वाली बात है। टीम में मैंने एक एक प्लेयर पटक दिया है, बाकी रिप्लेसमेंट मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सवेल, स्टोइनिस, रबाडा और प्रसिद्धि कृष्णा मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद तो यही करता हूं कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कर देना। ध्यान रखना दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता रहूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।